हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो एनडीए का भी पेपर हुआ है नवंबर में। मैथमेटिक्स का इसका पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है, डिस्कशन करेंगे बारी बारी। तो एक ही वीडियो में पूरा डिस्कशन ना करके कुछ कई कई पार्ट में इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला लेक्चर अभी है तो इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो आगे बचे हुए क्वेश्चन उनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो ये डिस्कशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है जो एक बार फिर से एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं। जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो आप पूरा टाइम यहाँ पे लगाओगे, वो आपके लिए काम का नहीं रहेगा। ठीक है, केवल आंसर चाहिए तो आप कई और जगह से भी आंसर मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आपको डिस्कशन देखना है, आपको तैयारी अपनी फिर से करनी है अगली बार अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो ये आपके लिए काफ़ी काम करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तब तक आप लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, ये देखिए 4 सेट में होता है ए बी सी डी। तो उन्हीं में से किसी एक सेट का है ये, शायद सेट सी का है ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं सीक्वेंस वाइज ना। और आपका सेट कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम रहे होंगे ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखो सिंपली समझना आपको, कॉट के अंदर में दो चीज़ रखी हुई हैं, एक साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अब देखो ध्यान से समझना, अगर ऐसा लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये क्या है? एक एंगल को डिनोट करेगा, मान लो अल्फा है। ये भी एक एंगल को डिनोट करेगा, मान लो इसको बीटा। क्योंकि देखो, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कॉस थीटा, तो थीटा क्या है? एंगल है। अगर हम कॉस इनवर्स समथिंग लिख रहे हैं तो मतलब ये चीज़ एंगल है। ठीक है, जैसे आपको देखो ऐसा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप? कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2, ये क्या है? 30/30 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं ना? समझ में आ रहा है? वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ, तो ये एक एंगल को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स √3/2 के एंगल को डिनोट कर रहा है, वैसे ये भी एक एंगल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको अल्फा मान लिए। सही है। अब देखो, अगर इसको आप अल्फा मान लियो, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको? यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। सिंपल, ये आप लगा सकते हो। या फिर आप कॉट अल्फा प्लस बीटा को 1/tan अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। फिर आप tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा। लेकिन इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो सिंपली क्या है कि जो अल्फा है वो क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है साइन इनवर्स 3/5। हमको चाहिए क्या? कॉट अल्फा चाहिए, तो कॉट अल्फा निकालना पड़ेगा। अगर साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है तो साइन अल्फा क्या है? 3/5। सिंपल, अगर साइन अल्फा 3/5 है तो आप कॉट अल्फा निकाल सकते हो। कैसे? ट्रायंगल से। देखो मान लीजिए एंगल अल्फा है और ये 3 है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए 3/5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 4। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाओगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिलेगा आपको, तो ये चीज़ आपका 4 हो गया। अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कॉट ऑफ अल्फा, तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? 4/3। कॉट अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट अल्फा 4/3 होगा। सिंपल। वैसे आप देखो कि चूंकि कॉट यहाँ पे क्या, कॉट इनवर्स 3/2 है बीटा। देखो बीटा क्या है? कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ से आपको कॉट बीटा तो डायरेक्टली मिल जाएगा 3/2। सिंपल। अब आप देखो, आपके पास कॉट अल्फा भी आ गया और कॉट बीटा भी आ गया। इन्हीं दोनों को आप फॉर्मूले में पुट कर दो। सिंपल। देखो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो कॉट अल्फा क्या है? 4/3 इंटू कॉट बीटा यानी 3/2 -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा यानी 3/2 प्लस 4/3। सिंपल। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट होगा 2, 2 - 1 यानी 1 अपॉन यहाँ पे देखो 9 + 6 यानी 9 + 8। ठीक, 17/6। तो ओवरऑल ऊपर जाएगा तो 6/17 मिल जाएगा। सिंपल। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
आसान क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, सिंपली जो कॉट के अंदर में दो टर्म रखी हुई हैं उनको आप अल्फा और बीटा मान लो, फिर कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 4sin² x 3 है और x की वैल्यू है 0 से लेकर के पाई के बीच, 0 और पाई भी इंक्लूडेड है। व्हाट इज tan 3x? देखो ध्यान से सुनना, tan 3x हमको निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 4sin² x क्या है? 3 है, सिंपल। तो साइन एक्स यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर आप साइन एक्स निकालते हो, साइन एक्स से आप एक्स निकाल लोगे। अगर आपको एक्स मिल जाएगा तो tan 3x तो आसानी से आ ही जाएगा, सिंपल। देखो sin², 4sin²x, यानी अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो आप कि 2sin x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 2sin x प्लस √3 इंटू 2sin x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका sin x आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। समझ में आ रहा है? देखो आप ये डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे, तो sin² को 3/4 लिख देते और sin x आपका प्लस माइनस √3/2 हो जाता है, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली ऐसे यहाँ से भी लिख सकते थे। यहाँ से आप क्या लिख देते, sin x इज इक्वल्स टू √3/2 प्लस माइनस, कैसे? क्योंकि sin² आपका 3/4 होता है, तो sin x क्या हो जाता है, प्लस माइनस √3/2। क्योंकि √3/2 का स्क्वायर करोगे तो भी 3/4 मिलेगा, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 3/4, सिंपल। तो ऐसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, या प्रोसेस से गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो sin x की वैल्यू √3/2 या माइनस √3/2 है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे sin x आपने निकाल लिया प्लस या माइनस √3/2, अब आपको tan 3x का फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। या tan 3x का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, sin 3x अपॉन cos 3x लिख सकते हो। फिर sin 3x का फॉर्मूला लगाओ 3sin x माइनस 4sin³ अपॉन cos 3x का फॉर्मूला लगा दो 4cos³ माइनस 3cos x। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं है, जो कि इससे कैलकुलेशन और ज़्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में आप sin 3x लिखोगे यानी 3sin x माइनस 4sin³, फिर sin x की जगह पे √3/2 डालोगे, और फिर आपके पास sin³ की जगह पे √3/2 डाल के होल क्यूब करोगे इसका। इतना अननेसेसरी चीज़ करने से अच्छा हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि sin x क्या है, √3/2, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, π/3, सिंपल। साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 डिग्री, π/3, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 60 डिग्री। और sin x माइनस √3/2 भी हो सकता है। देखो sin x माइनस √3/2 भी हो सकता है। अब साइन कितने डिग्री का मान माइनस √3/2 होगा, साइन कितने डिग्री का मान। अब आप यहाँ से ध्यान से आसानी से निकाल सकते हो साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कैसे निकाल सकते हो, अब देखो साइन 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 थीटा, साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 यानी कि माइनस √3/2, सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये नहीं। देखो ध्यान से समझो, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से समझना। साइन एक्स की वैल्यू √3/2 हो गई, एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। साइन एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस √3/2 रखोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा, नहीं समझ में आया। 0 से पाई के बीच में अगर आपको साइन का ग्राफ पता हो तो हम आपको साइन का ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 और ये पाई, तो 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स हो क्या है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में ही वैल्यू है। और √3/2 आपको दो जगह पे मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। यानी एक ये एंगल है और यहाँ पर एक और एंगल आएगा, तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री होगा। कैसे, ध्यान से समझना। अगर आप साइन 120 डिग्री की बात करते हो तो कैसे आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस ऑफ 30, कॉस 30 का था √3/2, यानी अगर आप साइनस √3/2 लिख रहे हो तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक π/3 और एक 2π/3, क्लियर। अगर आप लिख रहे हो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 तो एक्स की वैल्यू π/3 भी आएगी और 2π/3 भी आएगी। 2π/3 मतलब इसका मतलब भी हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कैसे? अगर आप साइन 2π/3 लिखते हो क्या लिखोगे, या साइन 120 लिखते हो तो क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 30, कॉस 30 यानी √3/2। तो √3/2 साइन एक्स अगर आप लिख रहे हो तो एक्स की आपको दो वैल्यूज मिल रही। अगर आप साइन एक्स की वैल्यू माइनस √3/2 लिखते हो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से पाई के बीच में दिया है, और 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव ही होता है।
साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो है, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो है, और इनके बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। नेगेटिव तो आ नहीं सकता, और यहाँ पे नेगेटिव बोल रहा है तो पॉसिबल नहीं है। एक्स की वैल्यू पाई/3 या 2π/3 दोनों हो सकती है। अब tan 3x पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना क्या पूछा जा रहा है, tan 3x। तो tan 3x दोनों केस में निकाल के देख लेते हैं। एक्स क्या पाई/3, जब आप tan 3x करोगे तो tan पाई क्या हो जाएगा, sin पाई अपॉन cos पाई यानी 0। अगर आप यहाँ पे tan 3x करोगे तो क्या मिल जाएगा, tan 3 इंटू 2π/3 यानी tan 2π। तो tan 2π ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 2π क्या होगा, sin 2π अपॉन cos 2π, sin 2π यानी 0, साइन एन पाई 0 होता है, ठीक। जन यहाँ पर ये एक इंटीजर है तो 0 मिल गया, तो 0 आपका आंसर है। समझ में आया, 0 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let P, Q and 3 be respectively the first, third and fifth terms of an AP. Let D the common difference. Then if the product of PQ is minimum, then what is the value of D? देखो ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा है। बोला जा रहा है कि P, Q and 3 ये क्या है, एक AP के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स है। मतलब ध्यान से समझना, एक AP है, मान लो कि पहला टर्म उसका A है, ठीक है। एक दूसरा टर्म मान लो A प्लस डी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AP का यही होता है, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 4D। कुछ इसी टाइप से होता है। एक AP इसी टाइप की होती है ना, कि आपके पास जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं या दो कंसेक्यूटिव जो आपके पास आएंगे इसमें, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, D। जैसे आपने A रखा है यहाँ पे, सपोज करो आपने 2 रखा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, तो ये एक AP का फॉर्म क्रिएट करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसी के फॉर्म में आपको बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, P। फर्स्ट टर्म क्या है, P। ऐसा समझो, फर्स्ट टर्म है P, और जो थर्ड टर्म है वो Q। थर्ड टर्म यानी Q, सिंपल। और जो फिफ्थ टर्म है 3, तो फिफ्थ टर्म ये है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म आपको बता दिया गया, थर्ड टर्म भी आपको बता दिया गया, और फिफ्थ टर्म भी आपको बता दिया गया। आप डायरेक्टली समझो कि अगर आप फर्स्ट टर्म P बोल रहे हो तो जो थर्ड टर्म आपका होगा P प्लस 2D हो जाएगा, क्योंकि A आपका P के बराबर है, यानी जो Q है वो क्या है, P प्लस 2D। ऐसा आप लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो आप A प्लस 2D, और A P के बराबर है, P प्लस 2D। और जो A प्लस 4D है वो 3 के बराबर। देखो A प्लस 4D क्या है, 3 के बराबर, या A तो P के बराबर है, यानी P प्लस जो 4D है ये 3 के बराबर। तो यहाँ से आप P लिख सकते हो क्या, 3 माइनस 4D। चूंकि देखो D की वैल्यू पूछ रहा है जिससे PQ मिनिमम हो, तो P और Q को हमको D की टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक। देखो ये आपका क्या है, Q प्लस 4D है 3 के बराबर, सॉरी A है ना, A है ना, तो A की जगह पे P रख दिया, P प्लस 4D आपका 3 के बराबर है, तो P आपका क्या है, 3 माइनस 4D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप Q निकालो, देखो Q क्या है, Q आपका है P प्लस 2D। Q क्या है, P प्लस 2D, P है 3 माइनस 4D, और प्लस आप 2D करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2D। नहीं समझ में आया, देखो Q क्या है, P प्लस 2D, और P क्या है 3 माइनस 4D। जब आप 3 माइनस 4D प्लस 2D करोगे तो 3 माइनस 2D, तो P भी आ गया, Q भी आ गया। अब देखो P और Q दोनों आ गया किसकी टर्म में, D की टर्म में। अब P इंटू Q मिनिमम होना चाहिए, तो P इंटू Q निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम, P इंटू Q निकाल के आपको D के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। नहीं समझ में आया, ठीक। मिनिमम या मैक्सिमम कब होता है, जब डेरिवेटिव 0 करते हो, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल के आप चेक करते हो साइन क्या, ठीक। देखो P इंटू Q करते हैं, P इंटू Q क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4D इंटू 3 माइनस 2D। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। पहला टर्म P है, जो तीसरा टर्म होगा वो P प्लस 2D हो जाएगा। क्योंकि देखो किसी भी AP का जो n नंबर टर्म होता है वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे तीसरा टर्म है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। पांचवा टर्म है तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करके आप लिखते हो। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 और 6D और 12 यानी कि 18D, ठीक है, प्लस 8D², ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, ये P इंटू Q है। मल्टीप्लाई हम कर दिए, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू 3 माइनस 6D आता है, और माइनस का 12D आता है, माइनस 18D हो गया, प्लस 8D²। अब देखो क्या चाहिए आपको, PQ को मिनिमम करना है। देखो फॉर PQ
टू बी मिनिमम। देखो चूंकि डी पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पी क्यू क्या है, डी पर डिपेंड कर रहा है। अब पी क्यू मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा उसके लिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकाल के जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, डी बाई डी, और डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे आपको डी बाई, ऐसा करना पड़ेगा डी पी क्यू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है डी। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा दोनों डी सेम ही है। ठीक है, ये डी क्या है, ये वाला डी है, और ये डी जो डी है, डी बाई डी डी लिखने का मतलब है कि डी के रेस्पेक्ट में आप पी क्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे करें, क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, डी के रेस्पेक्ट में कर रहा है, प्लस 16d, ये चीज़ को आपको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव जीरो होता है मिनिमम या मैक्सिमम पे, तो यहाँ से डी आपको क्या मिल जाएगा, 18/16, यानी कि 9/6। ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो कि 9/6 जो सॉरी 9/8 है ना, जो 9/8 आ रहा है, ये 9/8 पे मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा हमको कैसे पता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम पी क्यू मिनिमम होगा, तो पी क्यू मिनिमम होगा, आपको परेशान नहीं होना, डायरेक्टली आप 9/8 लगा सकते हैं। या अगर आपको तसल्ली के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप डबल डेरिवेटिव निकालें। क्या निकाल दो आप, देखो डबल डेरिवेटिव, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना आवश्यक है। डबल जैसे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये था जिसमें था -18 + 16d, तो जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो मिल जाएगा 16, क्योंकि क्या है 16d है, तो 16d का जब आप डेरिवेटिव 16, -18 का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये 16 क्या ग्रेटर देन जीरो है, सिंपल ग्रेटर देन जीरो, यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जो d की वैल्यू है ये, इस पर आपको मिलेगा मिनिमा। सिंपल समझ में आया। अब मिनिमा किसका, पी क्यू का, तो 9/8 आपका आंसर हो गया डी का, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा ना क्या की, फिर से रिपीट कर दें एक बार। एक ए पी दे रखी है, पहला टर्म पी है, तीसरा टर्म क्यू है, और जो पांचवा टर्म है वो है 3। तो उसी की मदद से हम पी और क्यू को निकाल लिए डी की टर्म में, क्योंकि बोल रहा है कि डी की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर पी क्यू मिनिमम होगा। तो पी निकाले और क्यू निकाले डी की टर्म में, फिर पी इंटू क्यू किए, आ गया डी की टर्म में। अब पी क्यू को मिनिमम करना है तो हम डेरिवेटिव निकाल के जीरो के बराबर कर दिए, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो आंसर समझ में, x³ - 8 = 0 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो सिंपली x³ - 8 = 0 एक इक्वेशन है, इसके रूट जो आएंगे, अब उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, क्या, द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, द रूट्स लाई ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिटी रेडियस। देखो समझो क्या है, x³ - 8 = 0। सिंपल देखो, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे। देखो वहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, 1 की पावर जो 1/3 होता है, ये क्या होता है, अगर आप इसको जेड मानते हो तो आपको जेड की कितनी वैल्यूज मिलती है, 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पता है आपको, यही होता, नहीं याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से समझो। 1 का की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट है 1 का, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है, आप डायरेक्टली z³ = 1 लिख दो, और z³ = 1 यानी z³ - 1 का क्यूब, आप z - 1 × z² + z+1 सॉल्व करा के निकाल सकते हो, तो आपको z की 3 वैल्यूज मिलेंगी। देखो ऐसा आप कर सकते हो, क्या, z - 1 × z² + z+1 = 0। इस समय देखो अगर आप दोनों साइड में क्यूब करोगे तो z³ बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, और उधर जाएगा तो 1 का z³ - 1 क्यूब, तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिए हैं, यहाँ से आपको z की एक वैल्यू मिल जाएगी, z = 1। जब आप इसको सॉल्व कर दे हो तो आपको मिलता है एक -1/2 + j√3/2, और एक मिलता है -1/2 - j√3/2। जे बोलो या आयोटा बोल सकता है। अब इसको देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखो, -1 प्लस माइनस क्या होता है b² यानी कि 1 -4ac, ठीक है, अपॉन में 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, आई बोल दो जे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी कभी आई बोला जाता है, कभी कभी जे भी बोला जाता है। जब आप हायर स्टडी पढ़ोगे जो आयोटा है, इस आयोटा की जगह पे ज़्यादातर हम लोग जे यूज करते हैं, आई यूज नहीं करते। ठीक है, तो -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये जो ओमेगा, इसमें एक को हम ओमेगा बोल देते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, चूंकि देखो अगर आप -1/2 प्लस आयोटा √3/2 लेते हो, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर है वो मिल जाएगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, दोनों में एक साथ ऐसा ही आपके पास रिलेशन होता है, एक का स्क्वायर करोगे दूसरा मिल जाएगा।
तो वही चीज़ है अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हो तो, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जैसा ही हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखो एक तरीका तो क्या है, आपके पास एक्स क्यूब माइनस एट है, आप सॉल्व करा सकते हो क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगा के। कैसे कर सकते हो आप, देखो एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब इज इक्वल टू जीरो, आप ऐसे कर सकते हो एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करा लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू। और आप इसको भी सॉल्व करा सकते हो वो क्या सीधाचार का फॉर्मूला लगा के, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, कैसे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस 16/2, ऐसे करके आपको एक्स की दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, और देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, क्योंकि 4 - 16 करोगे तो माइनस का 12 और स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव आने का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखो, अगर हम एक दूसरा तरीका अपना, देखो ये पहला तरीका तो है, इसमें आप ऐसे कर ही सकते हो, आपको एक्स की दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, एक वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा स्मार्टली अगर हम लोग यहाँ पे हैंडल करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, x/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं समझ में आया? देखो अगर आप 8 को साइड में ले जाओगे तो आप x/2 का होल क्यूब लिख सकते हो, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है, ये चीज़ भी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 ही है, और ये भी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप x/2 की तीन वैल्यू बोल सकते हो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखो अगर अगर जो जेड क्यूब है, जेड क्यूब 1 होता है तो जेड की तीन वैल्यूज मिलती हैं। जेड क्यूब 1 होने का मतलब जेड की आपको तीन वैल्यू मिलेंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही चीज़ है। यानी अगर x/2 का क्यूब है इज इक्वल टू 1, x/2 की भी तीन वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक्स की कितनी वैल्यूज मिल गई, तीन, टू टू ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एक्स की तीन वैल्यूज मिल गई। अब पूछा जा रहा है कि द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। एक बार इसका हम थोड़ा प्लॉट बना के आपको दिखाते हैं, देखो सिंपली समझना। देखो जो टू है वो कहाँ पे आएगा, देखो टू जो है वो यहाँ पे आएगा, ये टू हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना रहे हैं। जो टू ओमेगा है, देखो ओमेगा क्या होता है, एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं। जो ओमेगा होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। जब आप टू ओमेगा करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, यानी एक रूट तो ये आ गया, अब -1 प्लस आयोटा √3 मतलब ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, वैसे आप जब ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर में आपको मिल जाएगा -1 माइनस आयोटा √3, यानी कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़? देखो एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे और एक रूट यहाँ पे, ये क्या है, टू है, टू ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा ये चीज़ है, तो जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 होता है ओमेगा स्क्वायर। जब आप यहाँ पे टू ओमेगा स्क्वायर निकालोगे क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3। ठीक, तो सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, देखो -1 प्लस आयोटा √3 मतलब कि जो -1 है वो तो नेगेटिव एक्स एक्सेस में जाएगा, नेगेटिव रियल एक्सेस में, और प्लस आयोटा √3 का मतलब कि पॉजिटिव इमेजरी एक्सेस में जाएगा। -1 मतलब नेगेटिव रियल एक्सेस में, और माइनस √3 का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इमेजरी एक्सेस में। ठीक है, यहाँ पे टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर तीनों को हमने डिनोट कर दिया। अब देखो बोला जा रहा है क्या कि रूट्स आर नॉन कोलिनियर, सही बात है, नॉन कोलिनियर है। देखो एक रूट यहाँ पर है, एक रूट यहाँ पर, एक रूट यहाँ पर, तीनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब अगर एक ही लाइन पर आ जाते तो कोलिनियर हो जाते, और तीनों एक लाइन पर नहीं है यानी कोलिनियर नहीं है, यानी नॉन कोलिनियर। तो पहला स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एक सेकंड, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द रूट्स लाई ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, नहीं गलत बात है, यूनिट रेडियस का सर्कल नहीं हो, क्योंकि ध्यान से समझो, अगर आप यूनिट रेडियस का सर्कल बनाते हो तो यूनिट रेडियस का सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, क्योंकि जो ये टू है ये क्या है, ओरिजिन से टू डिस्टेंस पे है, और जो टू ओमेगा है ये भी ओरिजिन से टू डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ओमेगा का जो मॉडुलस होता है 1 होता है। जैसे आपने टू ओमेगा निकाले तो टू ओमेगा जब आप क्या निकालोगे, इसका मॉडुलस निकालोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, यानी 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी टू ओमेगा का जो मॉडुलस है वो भी 2 है, टू ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 2। तो अगर आप एक यूनिटी रेडियस का सर्कल बनाते हो तो उस पर तीनों रूट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक सर्कल बनाते हो
2 रेडियस का, ठीक है, 2 रेडियस का। ये क्या है, इसका जो रेडियस है ये 2 है, इसका जो रेडियस है वो क्या है 1 है। तो इस 1 रेडियस वाले सर्कल पर नहीं लाई कर रहा है, 2 रेडियस वाले सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि द रूट्स लाई ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिटी रेडियस, तो ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि यूनिटी रेडियस का सर्कल नहीं है, वो आपके पास 2 रेडियस का सर्कल है। तो सेकेंड ऑफ तो आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही है, 1 ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट द इक्वेशन sec x into cosec x is equals to p have a solution where p is the positive real number, what should be the smallest value of p। देखो ध्यान से सुनना, p की वैल्यू आपको दे रखी, p की वैल्यू क्या है sec x into cosec x। तो sec x क्या लिख सकते हो 1 upon sin x, cosec x लिख सकते हो 1 upon, सॉरी sec x लिख सकते हो 1 upon cos x, cosec x लिख सकते हो 1 upon sin x, तो ओवरऑल हो जाएगा 1 upon sin x cos x, ठीक। अब आप देखो, अगर आप ऐसे चाहो 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करा दो, ये हो जाएगा 2 upon 2 sin x cos x यानी sin 2x। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में। p की वैल्यू क्या है sec x into cosec x, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 upon sin x cos x, ठीक है, सॉरी 2 upon sin 2x है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो पूछा जा रहा है कि p एक पॉजिटिव रियल नंबर है, p पॉजिटिव चाहिए हमको, p पॉजिटिव चाहिए। अगर p पॉजिटिव चाहिए तो 2 तो पॉजिटिव है ही, तो sin 2x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सही बात है। और देखो व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, p को क्या करना है स्मॉलेस्ट, ध्यान से समझना, p को करना है हमको स्मॉलेस्ट। देखो p स्मॉलेस्ट होने का मतलब क्या है कि जो 2 अपॉन साइन एक्स है, साइन 2x को आपको हाईएस्ट रखना पड़े, नहीं समझ, p स्मॉलेस्ट मतलब साइन 2x हाईएस्ट, ठीक है। अब अगर p को हाईएस्ट बोलता तो साइन 2x स्मॉलेस्ट हो जाता, ठीक। क्योंकि p को स्मॉल करना है, देखो डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना वैल्यू घटेगी, यानी साइन 2x को अगर आप इंक्रीज करते हो तो p आपका डिक्रीज होगा। वही चीज़ है, अगर आपको p को स्मॉल करना है तो साइन 2x को मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि देखो साइन 2x जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। लेकिन साइन 2x को नेगेटिव आप नहीं ले सकते, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपका p पॉजिटिव चाहिए आपको, तो आप साइन 2x यहाँ पे कैसे लोगे 0 से 1, जीरो भी नहीं ले सकते, अगर आप साइन 2x को 0 ले लोगे तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। यानी साइन 2x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच है, नहीं समझ में, p स्मॉलेस्ट करना है आपको, और साइन 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। जब साइन 2x अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो p अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास p मिनिमम है वो हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, तो 2 इसका आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व की, क्लियर होना चाहिए आपको। p है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम 2 अपॉन साइन 2x लिख सकते हैं, और साइन 2x को देख के समझ सकते हैं इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, आप ग्राफ देख सकते हो इसका, ठीक है। और p को स्मॉलेस्ट रखना है, यानी साइन 2x को हाईएस्ट होना पड़ेगा, साइन 2x हाईएस्ट कितना हो सकता है 1, ठीक। तो p मिनट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज 0 to π/2 डज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो सिचुएशन, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आप क्या करो, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको चेक करनी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, इसको करने के लिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आप डेरिवेटिव निकालोगे, क्या करोगे, देखो सपोज करो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये एफ ऑफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो एक तरीका आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एंगल पुट कर दो, कैसे, ऑप्शन चेक कर लो। देखो दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, पहला तरीका ऑप्शन चेक करने का है, मान लो आप थीटा को π/2 डालते हो, ठीक है, थीटा को अगर आप π/2 डालते हो तो ये एफ ऑफ π/2 क्या हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री 1 प्लस साइन π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री यानी 1, और कॉस 90 डिग्री 0, 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन आप जो थीटा है वो आप π/2 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि π/2 पे यहाँ पे क्लोज नहीं लगा हुआ है, क्लोज नहीं लगा है, ओपन है,
तो पाई बाई टू पे अगर क्लोज नहीं लगा तो पाई बाई टू आप ले नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। बी ऑप्शन देखो, पाई बाई थ्री आपको पुट करना। मान लीजिए आपने निकालना है एफ ऑफ पाई बाई थ्री, कैसे निकालोगे, साइन पाई बाई थ्री यानी साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा रूट थ्री बाई टू प्लस साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। साइन थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो कि साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस 60 डिग्री यानी 1/2। ठीक, तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या है, रूट थ्री बाई टू है प्लस रूट थ्री बाई फोर है, सिंपल। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो आसानी से, ये वैल्यू जो आ गई है आपका टू रूट थ्री, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई फोर, सिंपल, ऐसा आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू लेगा उसको हम निकाल लेंगे। सी ऑप्शन देखो क्या है, एफ ऑफ पाई बाई फोर। ये ऑप्शन चेक करने का तरीका है, प्रॉपर तरीका कुछ दूसरा, साइन पाई बाई फोर यानी 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ ये चीज़ वैल्यू आ गई। तो आप देखो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो बी ऑप्शन है उसकी टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री निकाल लो, बाई फोर कर दो, और देखो बी और सी में कौन सी वैल्यू बड़ी है, और डी ऑप्शन देख लो पाई बाई सिक्स। एफ ऑफ अगर हम पाई बाई सिक्स निकालेंगे यानी साइन पाई बाई सिक्स यानी साइन 30 यानी 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 30 यानी √3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझना 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस √3/4, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/4, सिंपल। तो अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे पूछा जा रहा है। देखो अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, तो कौन सा एंगल है जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दो, आप इसको लिख सकते हो 2√2 प्लस 2/4। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, और न्यूमरेटर में 2√3 प्लस रूट थ्री, 2√2 प्लस 2 और 2 प्लस √3, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप निकालोगे तो बी ऑप्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा। देखो 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, 2 प्लस √3 1.732 यानी कि 3.732 ऊपर में आएगा यहाँ पे बाई फोर। ठीक है, और √2 क्या होता है, 1.41, 1.41 होता है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, 2.82 प्लस 2 यानी कि 4.82 डिवाइड बाई फोर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका √3 प्लस √3 को ध्यान से समझो कि ये क्या है, √3/2 था, इसको हम 2√3/4 लिख सकते हैं, यानी 2√3 प्लस √3/4। तो √3 अगर आप कॉमन निकालोगे, ये है √3 अगर आप कॉमन निकालते मिल जाएगा 2√3 प्लस √3 यानी 3√3, सिंपल सी बात है। देखो 3 इंटू √3, और √3 क्या होता है 1.732, 1.732, तो तीनों 333, तो 5.196 आ रहा है यहाँ पे, 5.196 डिवाइड बाई फोर। देखो बाई फोर सब में है, और जो न्यूमरेटर है किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, बी वाले ऑप्शन में 5.196, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका ऑप्शन चेक करने का तरीका है, ये तरीका आप अपना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना, तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव निकाल लो। कैसे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से समझना। एफ ऑफ थीटा आपका क्या है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप एफ डैश निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, साइन थीटा को डेरिवेटिव कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका डेरिवेटिव कर दो। तो अगर हम इसको एक थोड़ा और आसान करना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा/2 लिख सकते हो, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कराओ और 2 से डिवाइड कराओ, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे आप एफ डैश थीटा निकालो। ठीक, देखो आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जैसे एफ ऑफ थीटा था, यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, क्या, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा को डेरिवेटिव निकालो, कॉस थीटा को कांस्टेंट रखो, प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालो, साइन थीटा को कांस्टेंट रखो, ऐसा कर सकते हो आप। ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 2/2 कॉस 2 थीटा। नहीं समझ में आया, कैसे कैसे, क्यों, क्योंकि आपका जो साइन 2 थीटा है उसका हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। पहले साइन दिखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है,
यानी कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर 2 थीटा को भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये क्या है, एफ डैश थीटा। अब ये एफ डैश थीटा आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा और आपको देखना है कि किस वैल्यू पर थीटा थीटा की किस वैल्यू पर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा क्या चाहिए आपको, 0 के बराबर चाहिए। देखिए कौन सा एंगल है जो कि 0 देगा। मान लो कि आप कॉस पाई बाई 3 करते हो, कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 2 तो हो नहीं सकता। कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है, 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 को आप ऐसा, कॉस 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3, इसको आप ऐसा क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3। ये कॉस ऑफ पाई बाई 3 यानी 1/2 और माइनस का 1/2, ये माइनस 1/2, ये आपको 0 दे देगा, क्योंकि कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2 आएगा, ये 0 दे रहा है। इसको चेक कर लो आप, पाई बाई 4, कॉस ऑफ पाई बाई 4 यानी 1/√2 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 यानी कॉस ऑफ पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको चेक करके आप देख सकते हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम जब वैल्यू अटेन करेगा तो उस पर डेरिवेटिव 0 होगा ही, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जब मैक्सिमम अटेन करता है तो डेरिवेटिव 0 होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी जब आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, जब शार्प एज आता है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ एज है, ऐसा कुछ एज है, तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इन जनरल जब आपके पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, ठीक है, देखने में आपको लग रहा है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, तो कंटिन्यूस ग्राफ अगर बन रहा है तो डेरिवेटिव 0 होगा मैक्सिमम या मिनिमम पर। अब चूंकि सी ऑप्शन से नहीं हो रहा, डी ऑप्शन करके देखो, कॉस ऑफ 30 डिग्री यानी √3/2 प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3, कॉस ऑफ पाई बाई 3, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, क्या जाएगा √3 प्लस 1/2। तो ये ऑप्शन भी आपको 0 नहीं दे रहा, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो आपको 0 दे रहा है, यानी एफ डैश थीटा 0 है केवल पाई बाई 3 पर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही तो आप एक काम ये कर सकते हो कि कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा को 0 करना है, सॉल्व करा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, फिर आपको यहाँ से थीटा निकालो। लेकिन इतना ज़्यादा आपके पास टाइम होता नहीं है एग्जाम हॉल में, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो ये तरीका आप नहीं अपना सकते कि इतना बड़ा फार्मूला अपना कार्य। सबसे बेस्ट तरीका था आपका क्या, एफ डैश थीटा आप निकाल लेते, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा आपको दिखा, और देखो किस थीटा पर 0 हो रहा है, किस थीटा पर 0 हो रहा है, और जो थीटा पर 0 होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शन ऐसे नहीं मिलते जिन पे 0 हो जाए, क्योंकि पाई बाई 2 तो हो नहीं सकता जो कि इक्वल नहीं लगा, और आपको केवल बी सी डी चेक करना है, बी सी डी आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये बोल रहा है, तीनों स्टेटमेंट बारी बारी हमको देखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, ये बोल रहा है, मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब ए यूनियन, यूनियन ले रहे हैं किस पर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी टू सेट का इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन से, इस डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो है बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ए है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, पहला जो है करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। एक सेकंड, ये ए नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पहला आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरा देखो, दूसरा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बोल रहा है, मतलब आपके पास मान लो कि ए यूनियन बी है, इसका बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ सही बात है। जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, जब आप इंडिविजुअल पे ले जाओगे कॉम्प्लीमेंट को, तो आपका यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, ये भी सही है। तो क्या बोला है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट का यूनियन है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है हमको, तो किसके बराबर जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज कोई समस्या नहीं आता, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो अगला स्टेटमेंट, इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इम्पटी सेट देन द सेट टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती किए होंगे, तीनों 1 2 3 तीनों लगा दिए होंगे। उनको यही लगेगा कि बोल रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है कि a माइनस बी 5 आएगा, a माइनस बी 5 आएगा कब, जब आपका a और b दोनों इक्वल होंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। लेकिन ये आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है, सॉरी गलत है। क्योंकि ध्यान से समझना कि a माइनस बी 5 होने का मतलब है कि सपोज करो एक स्टेटमेंट ये है ये, ठीक है, और एक स्टेटमेंट है बी, मान लो एक स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट है बी, ठीक, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। जब आप यहाँ पे ए माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर आप यहाँ से ए माइनस बी करोगे तो ए मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर में बी का कोई पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ए माइनस बी हमको 5 चाहिए, तो ये केस भी हो सकता है। देखो सपोज करो, मान लो कि बी एक सेट है, ये बी एक सेट है और इसके अंदर में सेट ए है। अगर आप ए माइनस बी करोगे यहाँ पे, देखो मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी का पार्ट हटा दो। देखो ए तो पूरा है, ए में से बी का पार्ट हटाओगे, बी तो देखो बी के अंदर में ए है, जब ए में से आप बी हटाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो ए माइनस बी आपको 5 मिलेगा। नहीं समझ में आया, देखो ए बी के अंदर में है और ए में से अगर आप बी को हटा दोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ए माइनस बी क्या है 5। तो ए माइनस बी 5 आ सकता है कब, जब ए बी का सबसेट हो, या फिर ए इज इक्वल टू बी हो तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला है if the difference of two set is equal to empty set then the two set must be equal। गलत बात है। अगर डिफरेंस empty set है तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, ये भी हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो, ठीक है। इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट एंड टू केवल दो ऑप्शन, दो ही सही। यहाँ पर देखो क्या है, 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, कंसिडर थ्री सेट्स एक्स वाई एंड जेड हैविंग 6 5 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ऑल दीज 50 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब देखो एक्स एक सेट है, वाई सेट है, जेड है, तीनों सेट में एक में 6 एलिमेंट हैं, एक में 5 है, एक में 4 है, टोटल 15 एलिमेंट्स। और एस है एक एक्स माइनस वाई यूनियन जेड, तो हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज एस है। देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन, मतलब एस में जितने एलिमेंट होंगे, सपोज करो एस में एलिमेंट है 4, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो जो इसमें प्रॉपर सबसेट होंगे 2 की पावर 4 माइनस, ठीक है, यानी कि 15, ठीक। तो वैसे हमको करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना, एक्स में कितने एलिमेंट है 6, तो आप ऐसा मान सकते हो एक्स x1 x2 से ले जाके x6 तक। y में कितने एलिमेंट है 5, y1 y2 y5, ठीक है। z में कितने एलिमेंट है 4, z1 z2 z3 z4, ठीक है। और सभी जो 6 4 10 5 15 एलिमेंट्स हैं सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं आएगा, वाई और जेड में कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक्स और जेड में कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, सभी डिस्टिंक्ट है तो कॉमन नहीं आने वाला। अब अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई करते हो, ध्यान से समझना, x माइनस वाई मतलब x में से y वाला पार्ट हटाओ, x में y का कुछ पार्ट है ही नहीं, क्योंकि x के जो एलिमेंट है और y के जो एलिमेंट है सब डिस्टिंक्ट है। x में x1 से x6 तक है और y में y1 से y5 तक है, तो जब x में से y घटाओगे मतलब x में जो y का पार्ट है, y का कोई पार्ट x में है ही नहीं, तो x माइनस वाई आपको x ही मिलेगा, मतलब घटेगा नहीं कुछ, x ही मिलेगा। अब x यूनियन जेड आपको करना, देखो x माइनस वाई आपका x ही के ही बराबर आ गया है, x यूनियन जेड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 से लेकर के x6 तक और z1 z2 z3 z4, ठीक है। ये x ये चीज़ आपको मिल गई। यानी अगर आप n ऑफ s निकालते हो, मतलब s में कितने एलिमेंट्स हैं 6 4 10 हैं टोटल। नहीं समझ में आया, देखो समझना, x माइनस वाई करने पे x ही मिल रहा है, अभी x यूनियन जेड करोगे तो आपको मिल गया टोटल 10 एलिमेंट्स। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो जब आप प्रॉपर सबसेट बात करते हो, देखो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 यानी कि 1024 माइनस 1 यानी 1023।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत देख लेते हैं फटाफट। देखो लिखा ऑल रिलेशंस आर फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, गलत है। क्योंकि देखो जो फंक्शन है वो रिलेशन से बनता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शन और रिलेशन, ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन, गलत है। सभी फंक्शन रिलेशन होंगे, सही बात है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ क्या, ऑल रिलेशन और फंक्शन, जितने भी रिलेशन है सब फंक्शन हो जाएंगे, ये पॉसिबल थोड़ा है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स, देखो मतलब ये बोल रहा है एक रिलेशन है ए टू बी में, तो जो आर है वो क्या है, सबसेट है, बोल रहा है ए क्रॉस बी का। हाँ सही बात है, सही बात है। अगर रिलेशन हम ए से बी में डिफाइन करते हैं मतलब आर जो है वो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, देखो सपोज करो मान लीजिए आपने ए रखा 1, ठीक है, बी आपने रखा है 1, मान लो कि एक सेट रखा आपने और यहाँ पे रख लिया मान लो कि C, D आपने मान लो रख दिया। ठीक है, अब जब आप ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी, तो आप क्या बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर 1C 1D AC AD। अब इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका कलेक्शन आएगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उन्हीं ए क्रॉस बी में से आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तीसरा है ए रिलेशन इन ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स, मतलब बोल रहा है कि रिलेशन इन ए मत ए में रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए, यानी ए रिलेशन मतलब ए से ए रिलेशन में, तो जो आर होगा वहाँ पे सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसलिए 2 और 3 दोनों सही है, फर्स्ट सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सही, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने मान लीजिए कि देखा फर्स्ट सही नहीं है, तो फर्स्ट आपके ए सी और डी तीनों ऑप्शन में, तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो सही नहीं है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, log of 2 base 10 प्लस log of 10 base 2 प्लस ये चीज़ लिखा हुआ देखो सिंपली log 2 base 10 log 10 base 2 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू नहीं है, प्लस log of 10 की पावर x बेस 10 इज इक्वल टू 8। देखो सिंपली समझो, log 2 बेस 10 यानी किसको आप लिख सकते हो log 2 अपॉन log 10। ठीक है, और log 10 बेस 2 मतलब log 10 अपॉन log 2, दोनों चीज़ आपके कैंसिल आउट हो जाए। देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या log 2 अपॉन log 10 लिख सकते हो, और बेस में आप कुछ अपने मन से एक नया रख सकते हो जिससे सबका बेस सेम हो जाए, इनटू इसको आप लिख सकते हो log 10 अपॉन log 2। देखो हम बताएं आपको ये log m बेस n क्या होता है, log m अपॉन log n। ठीक है, और बेस में आप p रख दो, कुछ भी रख दो, बेस सेम हो जाएगा। वही चीज़ आपका log 2 से log 2 कैंसिल आउट, log 10 से log 10 कैंसिल आउट, तो ये आपका ओवरऑल क्या मिलेगा 1, यानी 1 प्लस यहाँ पे देखो 10 की पावर x है तो x बाहर आ जाएगा, यही होता है प्रॉपर्टी। क्या है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, यानी आपका x बाहर आ जाएगा, यानी x log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस x किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो x क्या आ जाएगा 1, x 1 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे, और जो आगे जो और क्वेश्चन बचे हुए, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे, तो एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे 2021 के मैथ के पेपर का डिस्कशन का पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे। तो अगर आप अगली बार फिर से इंडिया एग्जाम देना चाहते हैं तो डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूरे 120 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करते हो तो इसमें ध्यान से देखते होगा सारे क्वेश्चंस को, सोल्यूशन को, तो आपके काम आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार, अगले साल भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इंड करते हैं, और जो 110 क्वेश्चन बचेंगे धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आंसर बताना ये अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको आंसर बता दें, आप मैच करा लो। तो अगर आप लास्ट टाइम इंडिया का एग्जाम दिए हो, आगे आपको नहीं देना है, आपको केवल आंसर चाहिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं। अगर आप फिर से इंडिया एग्जाम देना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो तो आपके लिए काम का है। ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को।
हम मिलेंगे अगली क्लास में इस 10th नंबर के क्वेश्चन के आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए उनको डिस्कस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।